औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फर्स्ट सेकेंड फिजिक्स की क्लास है और यूनिट हम पढ़ रहे हैं। कौन सा 16 यूनिट हम जनाब पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनाब। और आईसीएसडी का प्लेटफॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज टॉपिक का नाम भी जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही होगा। इस सिलसिले का मेरे बेटा ये तीसरा हमारा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। बेहतर ये है कि अगर आप इन 2 लेक्चरों को देख लेंगे तो जरा आपके लिए सहूलत रहेगी, आसानी रहेगी। शुरू करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वो टॉपिक है जो एग्जाम के हवाले से मैटर करता है। इससे पहले जो टॉपिक थे वो तो कॉन्सेप्ट वाले बेस थे, ये एग्जाम के लिए मैटर करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलता जुलता है। किससे सिमिलर है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सिमिलर होता है, जिसके मुताबिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपसे कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, इट होल्ड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपको पता होगी ये बात कि एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म है मेरे बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, घरों में बिजली आ रही है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी हमारे पास होती है। इसके अलावा सूरज से हमारे पास सोलर एनर्जी होती है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। मगर आप ये बात जानते हैं कि जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमारा वास्ता सिर्फ 2 तरह की एनर्जी से रहता है, जिनको क्या कहते हैं मेरे बेटा? एक होती है हीट एनर्जी और दूसरी हमारे पास होती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको कि वर्क कहा जाता है। एक हीट एनर्जी होती है, एक दूसरी हमारे पास जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर, किस पर मेरे बेटा? 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, यानी हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, बाकी की बात ना करें। किसकी बात करें? सिर्फ हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, बाकी एनर्जी इन्वॉल्व ना कराएं। तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी कई हमारे पास स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट ये हो सकती है कि अगर हीट एनर्जी को मैकेनिकल में या मैकेनिकल को हीट में करेंगे, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। मगर आप जानते हैं कि जब थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। एक सिस्टम होता है और एक क्या होता है? सराउंडिंग हमारे पास होता है। एक चीज हीट लॉस करेगी, दूसरी चीज मेरे बेटा हीट गेन करेगी। टोटल एनर्जी सेम रहेगी। किसकी? सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। हर वो चीज जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम के बाहर जितनी चीजें होती है उसको सराउंडिंग कहा जाता है। जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा तो सिस्टम या तो हीट गेन करेगा या लॉस करेगा। कहाँ से करेगा? सराउंडिंग से करेगा। अगर गेन करेगा तो सराउंडिंग की हीट कम हो जाएगी, लॉस करेगा तो सराउंडिंग की हीट बढ़ जाएगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यूं भी कह सकते हैं मेरे बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच परफॉर्म्स वर्क विदाउट कंटिन्यूअसली विदाउट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम चाहें कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ना ले और डायरेक्ट काम करते रहे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो वर्क होता है वो बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जो वर्क होता है उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मेरे बेटा कन्वर्ट होती है। तो ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो बगैर एनर्जी लिए काम करे। लाजमी तौर पे मशीन क्या करेगी? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और थर्मोडायनेमिक्स में रहते हुए जब हम बात करेंगे मेरे बेटा, तो हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी चाहिए होगी। थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली हीट एनर्जी चाहिए होगी, जो क्या करेगी? वर्क करेगी। इसको एक्सटर्नल सोर्स से हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस ये हमारे पास जलते हैं। इसके नतीजे में हीट एनर्जी पैदा होती है। मैथमेटिकली देखा जाए, अगर हम सिस्टम की बात करें, पहले ही आपसे कहा था मेरे बेटा, जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास सिलेंडर होगा, वेसल होगा। कंसीडर अ सिस्टम विच consist of a cylinder fitted with a frictionless piston and a weightless non-conducting piston of cross section A। एरिया जो होता है पिस्टन का उसको ए कहा जाता है। एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। और फर्ज करते हैं उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। तवज्जो देखिए बेटा, गौर से तवज्जो देखिए, गौर से देखिए मेरे बेटा। सूरत हाल ये है कि ये हमने एक सिस्टम लिया, पहले वाले की बात कर रहे हैं।
ठीक है मेरे बेटा, ये एक सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, अंदर एक गैस है, गैस के मॉलिक्यूल है। इंटरनल एनर्जी कितनी है बेटा इसकी? U1 इसकी इंटरनल एनर्जी है। वॉल्यूम कितना है इसका? V1 इसका वॉल्यूम है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं। गैस एक्सपेंड होती है, फैलती है, पिस्टन कुछ डिस्टेंस कवर करता है। एस कह ले, एच कह ले, डीएल कह ले, डेल्टा एक्स कह ले, कुछ भी कह ले। इसका वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाता है और वॉल्यूम में तब्दीली हो जाती है। कौन सी तब्दीली हो रही है? गौर से देखना मेरे बेटा। जो वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम तब्दील हो जाता है। कितना तब्दील हो जाता है मेरे बेटा? गौर से देख लो। तो ये वॉल्यूम में तब्दीली होती है। इस वॉल्यूम में तब्दीली को क्या कहा जाएगा? डेल्टा वी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? डेल्टा वी, इसको ये वो कहा जाएगा। तवज्जो देके जरा गौर से एक नजर फिर आप देख ले क्या हमारे पास सूरत हाल है। सिनारियो दैट कि हमने एक सिस्टम ले लिया मेरे बेटा, यहाँ हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, वॉल्यूम V1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। इंटरनल एनर्जी कितनी है इसकी? U1 है। इफ वी सप्लाई हीट Q, क्या कर रहे हैं बेटा? इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम। कहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं? ये नीचे जल रहा है ना मेरे बेटा, इससे Q हीट सप्लाई हो रही है। क्या हो रही है इससे? Q हीट इसको सप्लाई हो रही है, Q हीट अंदर जा रही है। देन इट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी टू U2। इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डेल्टा U से बढ़ जाएगी और U1 से बढ़ के U2 हो जाएगी। इजाफा होगा, पता है ना, चेंज को डेल्टा कहते हैं। इजाफा हो जाएगा, डेल्टा U का इजाफा हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, देखिए जरा गौर से। अब जनाब सिनारियो हमारे पास ये है कि क्या हुआ मेरे बेटा। दोबारा डायग्राम बना देते हैं, दोबारा समझ ले। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये डेल्टा V है। पूरा जो वॉल्यूम है वो V2 है, ये वाला वॉल्यूम V1 था। अब देखिए बेटा गौर से, इफ द पिस्टन इज फ्री टू मूव, अगर पिस्टन क्या कर सकता है? आजादी के साथ मूव कर सकता है। इट विल डिस्प्लेस बाय H, क्या करेगा? ये H से डिस्प्लेस करेगा। एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2। पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। जब पिस्टन मूव करता है तो वर्क होता है। पिस्टन मूव करता है तो क्या होता है मेरे बेटा? कुछ वर्क हमारे पास होता है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि जितनी एनर्जी एक जगह से खत्म होगी, इतनी ही एनर्जी दूसरी जगह से पैदा होगी। यानी जो हमने हीट सप्लाई की है, जो हमने हीट सप्लाई की, उस हीट ने दो काम किए। एक काम क्या किया? इंटरनल एनर्जी में इजाफा किया। और दूसरा क्या किया मेरे बेटा? वर्क किया। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जितनी एनर्जी एक तरफ कम हुई है, जितनी एनर्जी एक तरफ कम हुई है, इतनी ही एनर्जी या इतनी ही उसके इक्विवेलेंट जनाब जो है वो दूसरी तरफ अपीयर होगा। एक तरफ जहाँ डिसअपियर होगा, दूसरा इतनी तरफ अपीयर होगा। हीट हमने प्रोवाइड की कितनी मेरे बेटा? क्यू हमने हीट प्रोवाइड की, यहाँ से देख लो बेटा गौर से। क्यू हमने हीट प्रोवाइड की है। इस क्यू हीट ने दो काम किए, डेल्टा क्यू कह सकते हैं इसको। हमने दो काम किए, एक तो इसने वर्क किया और इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया डेल्टा यू का। और अगर हम यहाँ से मेरे बेटा डेल्टा वर्क कर ले तो हम यू भी कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो वर्क होता है वो डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस, द वर्क, द डिफरेंस ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। जो सिस्टम काम कर रहा है वो किसके बराबर होगा? जितनी हीट मिली, जितना इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, उसके डिफरेंस के बराबर ये वर्क जनाब परफॉर्म कर देगा। या फिर समझ ले, डेल्टा क्यू से मुराद है जो हमने हीट सप्लाई की है सिस्टम को। डेल्टा यू से मुराद क्या है? सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में इजाफा है। और मेरे बेटा जो डेल्टा डब्ल्यू है वर्क है। पीछे हमने सब बातें तफसील से लिखी हुई है, इतने अलग से मेंशन नहीं किया। एक और बड़ी तरीके से डिफाइन करते हैं, किताब में है नहीं आपके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। मैं, एक साइंसदानों का एक ख्वाब है, साइंसदान एक चाहते हैं कि एक ऐसी मशीन बना दे जो हमेशा हरकत करे, यानी कि उसको हीट वीट एनर्जी एनर्जी ना दे, बस चलाए तो चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। दुनिया के सारे मसले हल हो जाए, घर में टीवी फ्रिज सब चलता रहे, बिजली का बिल ना आए। ऐसी सूरत हाल हमारे पास हो तो ऐसी मशीन को कहा जाता है परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। मगर साइंटिफिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी मशीन होती है वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो हमेशा हरकत करने वाली मशीन बनाना मुमकिन नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड हम बना नहीं सकते। यहाँ खत्म हो गया लॉ। अब यहाँ दो तीन बातें और समझने की, बड़ी इंपॉर्टेंट। कुछ साइन पता होनी चाहिए आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कहाँ प्लस पे लिखा है, कहाँ माइनस पे लिखा है। अगर सिस्टम को हीट हम दे रहे हैं, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको प्लस का डेल्टा क्यू लिखते हैं। क्या करते हैं? इसको प्लस का डेल्टा क्यू लिखते हैं। और अगर हीट हम क्या कर रहे हैं मेरे बेटा, यहाँ देख लो। अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसको प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बेटा? इसको, इसको प्लस में लिखा जाएगा। और अगर सिस्टम हीट लॉस कर रहा है तो क्या करेंगे मेरे बेटा? इसको, इसको माइनस में लिखा जाएगा।
इसी तरीके से मेरे बेटा डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा अगर सिस्टम ने काम किया है। क्या किया है? सिस्टम ने काम किया है, गैस एक्सपेंड हुई है, वॉल्यूम बढ़ा है। और वर्क नेगेटिव होगा मेरे बेटा। कब नेगेटिव होगा वर्क? वर्क उस वक्त नेगेटिव होगा जब सिस्टम पर काम किया जाए, दूसरी सूरत में उसको कंप्रेस किया जाए। क्या किया जाए उसको मेरे बेटा? कंप्रेस किया जाए, तो वर्क आपके पास जो वो नेगेटिव वर्क हमारे पास जो है वो कहलाएगा। अगर सिस्टम पर काम किया गया है तो वर्क नेगेटिव होगा, सिस्टम काम करेगा तो वर्क हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमें साइन से कंक्लूजन निकालना होता है कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमारा मुकम्मल हो गया। इनफैक्ट यहाँ मुकम्मल हो गया है। कहाँ मुकम्मल हो गया मेरे बेटा? अगर आप और से तवज्जो देके देखो मेरे बेटा, तो आप इसको यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। आगे मैंने आपको सिर्फ समझाने को लिखा है, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक इनफ है, यहाँ तक काफी, सिर्फ आपको समझाने को है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए। आप इसको ना याद करें कोई इशू नहीं है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी एप्लीकेशन है क्या है मेरे बेटा? इसकी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है, इसकी हमारे पास चार इनफैक्ट एप्लीकेशन है। कितनी मेरे बेटा? अब एप्लीकेशन होती क्या है? एप्लीकेशन से मुराद ये होता है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसी खास सिनारियो में, किसी खास कंडीशन में अप्लाई करें। एक तो हमने जनरल बात की ना बेटा। अब आपको पता है कि सिस्टम की कुछ स्टेट होती है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, वगैरह वगैरह। अगर इनमें से किसी चीज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शक्ल क्या बनेगी? इसे कहा जाता है क्या? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चार एप्लीकेशन है बेटा। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो फर्स्ट लॉ की क्या स्टेटमेंट बनेगी? वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या बनेगी? टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या बनेगी? और कोई हीट सिस्टम में ट्रांसफर ना हो तो सिस्टम कैसे वर्कआउट करेगा? इसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम बारी बारी हर लेक्चर में एक एक सिस्टम को जनाब डिस्कस करेंगे। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, अगर लॉन्ग में सवाल आया मेरे बेटा, तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पूछेंगे, इनमें से कोई से भी दो प्रोसेस पूछ लेंगे, वरना कोई एक प्रोसेस पूछेंगे तो वो शॉर्ट में आएगा। ठीक है? वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जो भी करना है कर लें। और जनाब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।